फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों आज हम लोग अपने बीएफएम के यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है दोस्तों फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। फ्रेंड्स हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस टॉपिक से सभी के सभी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो हमारा प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट वाला पार्ट है जिससे केस स्टडी अराइज होता है दोस्तों वो भी हम लोग देखेंगे। तो अंतिम तक बने रहिए दोस्तों, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से यहाँ से समझ के जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले आरबीआई और डीजीएफटी को समझते हैं। देखिए आरबीआई का काम है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना और डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका काम है फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करेगा तो आरबीआई, फॉरेन ट्रेड को कौन कंट्रोल करेगा तो डीजीएफटी। देखिए एक्सिम पॉलिसी होता है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, वो फेमा के अकॉर्डिंग फ्रेम किया जाता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है तो डीजीएफटी इम्प्लीमेंटेशन करता है। अब देखिए डीजीएफटी वर्क किसके अंदर करता है तो वो डायरेक्ट कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है दोस्तों, डीजीएफटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है और वो रेगुलेट करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थ्रू एक्सिम पॉलिसी। इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को रेगुलेशन का काम डीजीएफटी का है और किसके थ्रू करता है वो एक्सिम पॉलिसी के थ्रू करता है। आरबीआई क्या करता है तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व को रखता है दोस्तों और एक्सचेंज कंट्रोल को रेगुलेट करता है। और हाँ दोस्तों, फॉरेक्स का रिसिप्ट और फॉरेक्स का पेमेंट ये भी आरबीआई हैंडल करता है। तो दोस्तों हमारा जो पहला पैराग्राफ था इस पे हम लोगों ने आरबीआई का फंक्शन और डीजीएफटी का फंक्शन हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, कहाँ पे डीजीएफटी का काम होता है, कहाँ पे आरबीआई का काम है। आइए दोस्तों अब हम लोग जरा आईईसी के बारे में समझें। आईईसी होता है दोस्तों हमारा इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। यदि किसी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एलिजिबल होना है तो उसे आईईसी कोड लेना होता है। अब दोस्तों ये आईईसी कोड अलॉट कौन करता है तो फ्रेंड्स डीजीएफटी का काम है आईईसी कोड अलॉट करना। तो किसे अलॉट करती है आईईसी कोड, एक्सपोर्टर को अलॉट करती है और इंपोर्टर को अलॉट करती है। किसके अकॉर्डिंग्स में, आरबीआई के गाइडलाइंस में एंड फेमा के रेगुलेशन में। ठीक है दोस्तों, तो फिर से समझिए आईईसी कोड किसी को इंपोर्टर और एक्सपोर्टर यदि बनना है तो ये कोड लेना होता है। कौन इशू करता है तो डीजीएफटी इशू करता है आरबीआई का गाइडलाइंस और फेमा गाइडलाइंस के अंदर। अब आइए दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट पे समझते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, वो है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। देखिए जो भी एक्सपोर्ट होगा उसे डिक्लेयर किया जाएगा किस उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। और दोस्तों इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको फॉर्म का नाम पता होना चाहिए और उस फॉर्म से क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहला जो फॉर्म है वो है जीआर फॉर्म। जीआर फॉर्म का काम है एक्सपोर्ट मेड अदरवाइज देन बाय पोस्ट, यानी कि पोस्ट के अलावा, पोस्ट को छोड़ के यदि एक्सपोर्ट किसी भी माध्यम से हो रहा है तो उसके लिए जीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। पीपी फॉर्म, पीपी में है पोस्ट, यानी कि एक्सपोर्ट यदि पोस्ट पार्सल के थ्रू हो रहा है तो हमारा पीपी फॉर्म में के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों सॉफ्टेक्स फॉर्म। यानी मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट हो रहा है, किसी सॉफ्टवेयर चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, सॉफ्टेक्स। नाम आसानी से याद हो सकता है दोस्तों, एसओएफटी इसमें भी है और सॉफ्टवेयर तो आप लोग जानते ही हैं। और दोस्तों जो चौथा फॉर्म है वो हमारा एसडीएफ है, इसका फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये एक तरह का जीआर फॉर्म का रिप्लेसमेंट है। हम लोगों ने जीआर फॉर्म ऊपर देखा है, जीआर फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें एक्सपोर्ट पोस्ट के अलावा किसी और माध्यम से हो, तो जीआर फॉर्म का एक रिप्लेसमेंट है हमारा एसडीएफ। ठीक है, आखिर इसका काम क्या है तो इलेक्ट्रॉनिकली यदि आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना है तो उसके लिए एसडीएफ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चार फॉर्म आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये चारों फॉर्म है हमारे एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। आइए अब हम लोग जरा टाइम लिमिट्स को देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए कुछ टाइम नॉर्म्स दिया गया है, आइए देखते हैं वो क्या क्या टाइम नॉर्म है। पहला है सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी टू एडी विद इन 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। ध्यान से समझिए दोस्तों, मान लीजिए आज जो है हमारा एक शिप हो गया, शिपमेंट हो गया, आज से 21 दिन के अंदर हमें एडी यानी कि ऑथराइज डीलर को क्या सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट तो एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी को। मैं फिर से बता रहा हूं, आज मान लीजिए हमने शिप कर दिया, आज से 21 दिन के अंदर हम ऑथराइज डीलर को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, किसके साथ तो एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी के साथ। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, टाइम पीरियड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड इज 12 मंथ और 365 डेज फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। आज शिप हो गया, आज शिपमेंट हो गई तो अगले एक साल तक यानी कि 12 महीना तक या 365 दिन तक उस एक्सपोर्ट प्रोसीड का रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है दोस्तों, स्पेशल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट एक्सटेंशन इज साउट बाय एक्सपोर्टर ऑन ईटीएक्स फॉर्म। अब मान लीजिए कि टाइम लिमिट जो है वो एक्सपायर हो गया तो क्या है, तो आप लोग एक फॉर्म होता है इसे ईटीएक्स फॉर्म कहते हैं, जिसके थ्रू एक्सटेंशन को आप लोग ले सकते हैं। द एडी कैन एक्सटेंड द पीरियड बाय 6 मंथ। ये ऑथराइज डीलर के हाथ में है, वो पीरियड 6 महीना तक बढ़ा सकता है दोस्तों।
और however the reporting will be made to RBI on XOS फॉर्म, लेकिन रिपोर्टिंग जो है आरबीआई को होगा किस फॉर्म में, तो XOS फॉर्म में ऑन हाफ ईयरली बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरड्यू बिल। अब देखिए दोस्तों, प्रोसीड ऑफ एक्सपोर्ट कैन बी डिपॉजिटेड बाय एक्सपोर्टर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो एक्सपोर्ट का जो प्रोसीड्स है वो किन किन अकाउंट में डिपॉजिट किया जा सकता है, तो EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, डायमंड डॉलर अकाउंट और ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट। दोस्तों, DDA और EEFC के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था अपने पिछले वीडियो में, उम्मीद है आप लोगों ने वो देखा होगा। अब आते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे जो कि इस टॉपिक का है, वो है प्री शिपमेंट फाइनेंस और पैकिंग क्रेडिट। देखिए आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका गुण है, क्या क्या फीचर्स है हमारे पैकिंग क्रेडिट का। सबसे पहले FOB वैल्यू को कैलकुलेट करना है। FOB वैल्यू क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। हमारे पास जो ऑर्डर है उसका हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। IEC कौन अलॉट करता है, तो DGFT अलॉट करता है। एक्सपोर्टर शुड नॉट बी ऑन कॉशन लिस्ट ऑफ RBI। हाँ ये ध्यान रखनी होती है कि जो एक्सपोर्टर है वो हमारे RBI के कॉशन लिस्ट में ना हो। देयर मस्ट बी अ वैलिड एक्सपोर्ट ऑर्डर और LC। जो हमारा LC है और जो हमारा एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो वैलिड होना चाहिए। आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ बिल्स, आउट ऑफ नेगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलॉट ऑन पैकिंग क्रेडिट अप टू 270 दिन, यानी कि समझिए 270 दिन तक जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर कंसेशन अलाउ है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्री शिपमेंट फाइनेंस से। नाम ही से क्लियर है दोस्तों, प्री शिपमेंट। यदि मान लीजिए कि शिपमेंट से पहले ही पैसा एक्सपोर्टर को मिल रहा है तो उसके लिए कुछ नियम बने हैं। और एक है हमारा पोस्ट शिपमेंट, यानी कि हमने शिप कर दिया, एक्सपोर्टर ने जो कमोडिटी था, जो गुड्स था, उसे शिप कर दिया, अब उसके बाद उसे फाइनेंस मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो देखिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियमों हैं जिनके बाद ही पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस एक्सपोर्टर पे लागू होता है। आइए देखते हैं वो क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला कंडीशन ये है कि IEC होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड होना चाहिए दोस्तों, accompanied बाय डिक्लेरेशन ऑन GR, PP, सॉफ्टेक्स, SDF फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड। ये जरूरी है दोस्तों। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था GR क्या होता है, PP क्या होता है, सॉफ्टेक्स क्या होता है, SDF क्या होता है। तो दोस्तों ये सबमिट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो IEC होना चाहिए, उसके साथ डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, सॉफ्टेक्स पे, GR पे, PP पे या SDF पे। डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड बाय एक्सपोर्टर विद इन 21 डेज ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट के 21 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट को सबमिट कराना जरूर आवश्यक है। पेमेंट मस्ट बी मेड इन अप्रूव मैनर इन 6 मंथ। 6 महीना के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इज 25 डेज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रांजिट पीरियड मैंने बताया था, जिस दिन शिपमेंट हुआ, शिपमेंट से गुड्स को भेजा गया और गुड्स को पहुंचने में जो समय लगता है उसे कहते हैं हम लोग ट्रांजिट पीरियड, उसे NTP कहते हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कितना होता है, तो 25 डेज का होता है। द मार्जिन इज नील। नॉर्मली मार्जिन जनरली नील होता है, लेकिन यदि किसी केस में ये 10% ऑफ LC के अमाउंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि वो LC का केस है तो 10% नहीं एक्सीड करना चाहिए, और दूसरे केस में वो 25% तक जा सकता है। अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉ बैलेंस। अनड्रॉन बैलेंस क्या होता है दोस्तों, अनड्रॉन बैलेंस इज द अमाउंट लेस रिसीव्ड फ्रॉम इंपोर्टर। ठीक है, अभी मान लीजिए कि किसी एक्सपोर्टर ने 1 लाख का कोई सामान भेजा, लेकिन इंपोर्टर ने क्या किया कि 1 लाख नहीं, पैसा 1 लाख नहीं जमा किया, मान लीजिए कि 70,000 जमा किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पैसा भी बाकी है जो कि इंपोर्टर से लेना है। तो बैंक क्या करती है उस केस में, फाइनेंस करती है। कितना, तो 10% ऑफ अनड्रॉन अमाउंट। तो जितना पैसा अभी लेना बाकी है उसका 10% जो है बैंक फाइनेंस करती है। इसे ही हम लोग कहते हैं एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस, मतलब जो बैलेंस अनड्रॉन है उसके अगेंस्ट एडवांस। फिर दोस्तों उसके बाद आता है एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। आइए जरा समझते हैं ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है। ड्यूटी ड्रॉबैक है दोस्तों गवर्नमेंट का सपोर्ट, किसके थ्रू, तो एक्साइज या कस्टम ड्यूटी का रिफंड हो जाना इन केस डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज हायर देन प्राइस चार्ज फ्रॉम इंपोर्टर। ऑब्वियस सी बात है, यदि हमारे देश के एक्सपोर्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है कि एक्साइज ड्यूटी को नील कर देती है या रिफंड कर देती है दोस्तों। तो ये हमारा क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन जो है उसे बूस्ट मिलता है दोस्तों। और बैंक क्या करती है, एक्सपोर्टर को लोन देती है अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक। समझ रहे दोस्तों कि वो पैसा तो आपका सरकार दे देगी, चलो अभी तुम हमसे लोन ले लो, तो इसके अगेंस्ट भी एडवांस मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद है दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू बिल। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि इस टॉपिक में बार बार एक टर्म रिपीट होगा जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। आइए जरा समझते हैं ये होता क्या है।
देखिए, कॉन्सिक्वेंट अपॉन नॉन रियलाइजेशन, यदि मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट बिल नॉन रियलाइज हुआ, तो उसके बाद क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी इनटू रुपीज इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, वो जो फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी है वो किस में कन्वर्ट होगा, रुपी में कन्वर्ट होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये कब होता है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। 30 दिन आफ्टर नेशनल ड्यू डेट, एक होता है नॉशनल ड्यू डेट, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ड्यू डेट के 30 दिन के बाद 30वां दिन जो है हम लोग क्रिस्टलाइज कर देते हैं एट प्रिवेलिंग टीटी रेट और ओरिजिनल बिल बाइंग रेट। तो किस रेट पे क्रिस्टलाइजेशन होगा, या तो टीटी रेट पे होगा, टीटी सेलिंग रेट पे होगा, या नहीं तो ओरिजिनल बिल बाइंग रेट पे होगा, जो भी हायर है उस पर। तो क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया। फॉरेन लायबिलिटी को रुपी में कन्वर्ट करना ही हमारा क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। कि कब होता है, जब हमारा बिल रियलाइज नहीं हुआ। चलिए अब जरा डीए बिल के बारे में बात करते हैं। तो नॉशनल ड्यू डेट को कैलकुलेट करते हैं डीए बिल में कैसे। तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड में 25 दिन मान लीजिए, जो कि हम लोग लेके चल रहे हैं, उसको यूजांस पीरियड में जोड़ लीजिए तो एनडीडी मिल जाएगा आपको। एनडीडी अभी मैं बता रहा हूँ, एनडीडी कैसे निकालते हैं डीए बिल के केस में। आपको क्या करना है, यूजांस बिल का पीरियड लेना है, उसमें ट्रांजिट पीरियड को जोड़ देना है, जो कि नॉर्मली 25 दिन का होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉशनल ड्यू डेट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। और दूसरी बात है डीपी बिल। तो डीपी बिल क्या है, 30th डे आफ्टर नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। इफ 30 डेज हॉलीडे और सैटरडे, तो लायबिलिटी विल बी क्रिस्टलाइज ऑन द फॉलोइंग वर्किंग डे। ठीक है दोस्तों, तो लायबिलिटी का क्रिस्टलाइजेशन कब होगा, यदि मान लीजिए हॉलीडे रहा तो अगला जो दिन होगा उसमें क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि डीए बिल और डीपी बिल में क्रिस्टलाइजेशन कब होता है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, जरा समझते हैं फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग को। फैक्टरिंग इज फाइनेंसिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल। एक्सपोर्ट का जो रिसीवेबल है उसे यदि फाइनेंस करना है और उसे यदि कलेक्ट करना है तो उसे कहते हैं हम लोग फैक्टरिंग। तो जो क्लाइंट है दोस्तों, वो रिसीवेबल सेल कर सकता है डिस्काउंट पे। किसे डिस्काउंट पे, तो फैक्टर को, इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। देखिए दोस्तों, फैक्टर होता है कोई बैंक, क्लाइंट होता है कोई एक्सपोर्टर। ठीक है, क्लाइंट कौन होता है दोस्तों, एक्सपोर्टर होता है। तो वो क्या करता है कि जो रिसीवेबल है, सॉरी इंपोर्टर, तो इंपोर्टर क्या करता है कि रिसीवेबल को डिस्काउंट पे बेच देता है और क्या करता है, पैसा लेता है दोस्तों, फाइनेंस करता है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, ये विथ रिकोर्स भी हो सकता है, विथआउट रिकोर्स भी हो सकता है। तो फैक्टर क्या करता है, बैंक क्या करती है, 80% पैसा एक बार में फाइनेंस कर देती है पहले, और बैलेंस जो 20% का होता है, जब वो बोरोवर से पैसा कलेक्ट कर लेती है तब फाइनेंस करती है। समझ रहे हैं दोस्तों, एक्सपोर्टर को सामान बनाने के लिए, वस्तु बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है, फैक्टर के पास जाती है, यानी बैंक के पास जाती है। तो बैंक को क्या करती है कि 80% पैसा उसे शुरू में दे देती है कि चलो तुम अपना बनाओ अपना सामान, फिर तुम अपना शिप भी कर दो। और वो पैसा किससे कलेक्ट करेगी, तो इंपोर्टर से कलेक्ट करेगी, यानी बोरोवर से कलेक्ट करेगी। जब बोरोवर से बैंक को पैसा मिल जाता है तब बाकी का 20% का पेमेंट वो करती है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम डेब्ट पीरियड परमिटेड इज 150 डेज, यानी कि मैक्सिमम जो डेब्ट पीरियड होता है वो कितना दिन का होता है, 150 दिन का होता है, इंक्लूसिव ऑफ ग्रेस पीरियड ऑफ 60 डेज। इसके अंदर 60 दिन का ग्रेस पीरियड इंक्लूडेड है। अब दोस्तों जरा फॉरफिटिंग के बारे में बात करते हैं। ये भी देखिए सेम चीज है, फाइनेंस ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल टू एक्सपोर्टर बाय द फॉरफिटर। बस यहाँ अंतर है कि ये हमेशा विदाउट रिकोर्स होता है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा फैक्टरिंग था उसमें विथ रिकोर्स भी था, विदाउट रिकोर्स भी था, और जो फॉरफिटिंग है वो हमेशा विदाउट रिकोर्स होगा दोस्तों। और दूसरी बात, इस केस में क्या होता है कि जो बैंक है वो 100% पेमेंट एक बार में ही कर देती है। वहाँ हमने क्या देखा था, 80 और 20 का मामला था, लेकिन यहाँ पे 100% पूरा का पूरा पेमेंट है। किसे, तो एक्सपोर्टर को। कब, डिस्काउंट को डिडक्ट करके। ऑब्वियसली बात है, बैंक तो कुछ ना कुछ बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो डिस्काउंट तो लेगी ही ना। चलिए अब जरा हम लोग एक हम लोग केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। ये केस स्टडी आपके मैकमिलन बुक से लिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे डील किया जाए। रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ $50,000, ये है हमारा CIF। ठीक है, टू ऑस्ट्रेलिया ऑन 1/1/2015, 1 जनवरी 2015 को मैंने एक ऑर्डर रिसीव किया $50,000 का। मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने एक ऑर्डर रिसीव किया। ठीक है, और उस दिन आपको USD INR का बिल बाइंग रेट दे रखा है 43.50। ठीक है दोस्तों, हाउ मच प्री शिपमेंट फाइनेंस विल बी रिलीज्ड कंसिडरिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10%। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कितना प्री शिपमेंट फाइनेंस आपको मिल सकता है जब प्रॉफिट मार्जिन 10% का लेकर चलिए, इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉस्ट 12% का लेकर चलिए, और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोरोवर 25% का लेकर चलिए। यानी समझिए बात को, शिप करने से पहले आप कितना पैसा बैंक से उठा सकते हैं ये पूछा गया है। ये तो है क्वेश्चन हमारा, प्री शिपमेंट फाइनेंस बताओ। आइए दोस्तों समझते हैं स्टेप बाय स्टेप को। सबसे पहले मैंने बताया था ना आपको, प्री शिपमेंट में याद कीजिए कि प्री शिपमेंट में हम लोग क्या करते हैं। प्री शिपमेंट के केस में मैंने बताया था आप लोगों को कि प्री शिपमेंट में कैलकुलेशन
होता है एफओवी वैल्यू पे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ एफओवी वैल्यू। तो पहले हमें क्या करना है, फ्राइट ऑन बोर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्राइट ऑन बोर्ड वैल्यू को, उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सी आई एफ माइनस इंश्योरेंस एंड फ्राइट माइनस प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सी आई एफ को लेना है, उसमें से इंश्योरेंस एंड फ्राइट को सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से प्रॉफिट को भी सब्ट्रैक्ट करना है। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो वो बिल बाइंग रेट पे कैलकुलेट करते हैं। आइए दोस्तों करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सी आई एफ को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कीजिएगा, तो यूएस डॉलर को आप रुपीज़ में बदलिए। तो 50,000 यूएस डॉलर को रुपीज़ में कैसे बदलेंगे, तो 50,000 को जो कन्वर्जन रेट है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 43.50। ये कीजिएगा आप, तो आपको आंसर मिलेगा 21,75,000। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। अब जरा देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस एंड फ्राइट कॉस्ट 12% दिया हुआ है, तो आप इस 21% निकालिए, तो आपको मिलेगा 2,16,000। ये 2,16,000 को आप घटा दीजिए। इसके बाद से और क्या घटाना है, तो प्रॉफिट को घटाना है। अब देखिए दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन हमें 10% दे रखा है, तो 10% किसका, तो 10% हम लोग 1,91,400 का। ये कहाँ से आया दोस्तों, ठीक है, तो ये है हमारा, ये 10% है हमारा 19,14,000 का। ये कहाँ से आया, तो आप जो पहला जो दो टर्म है 21,75,000 और 2,16,000, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो आपको वैल्यू मिलेगा 19,14,000। इसका 10% हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, जो कि हो जाएगा 1,91,400 के बराबर। तो फ्रेंड्स, सभी कैलकुलेशन को करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 17,22,600 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, प्री शिपमेंट फाइनेंस निकालना है। ये तो हमारा निकला एफओवी वैल्यू, लेकिन हमारा बोरोवर मार्जिन भी तो है, वो कितना है 25%, यानी 25% पैसा बोरोवर दे रही है, तो बाकी पैसा ही तो बैंक देगी। तो वो क्या होगा, एफओवी वैल्यू में से आप लोग क्या कीजिए, मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप बताइए प्रॉफिट सब क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि बैंक भी तो कुछ डिस्काउंट लेगी दोस्तों। चलिए, और इंश्योरेंस भी करवाती है बैंक, तो वो भी इसमें से पैसा काट लेगी सीआईएफ में से। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 25% मार्जिन निकाल लेते हैं, तो हमारा प्री शिपमेंट फाइनेंस निकल जाएगा दोस्तों 12,91,950, यानी कि बैंक कितना पैसा शिपमेंट होने से पहले फाइनेंस करेगी। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट विल द अमाउंट ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस अंडर फॉरेन बिल परचेज फॉर यूएस डॉलर 45,000 व्हेन बिल बाइंग रेट ऑन 31/3/2015 इज 43.85। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के बारे में। अब हमें दिया क्या गया है, कितने कितने यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो 45,000 यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और बिल बाइंग रेट हमें दिया गया है 31 मार्च 2015 को 43.85। तो फ्रेंड्स, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में इंश्योरेंस वगैरह का बात ही नहीं होगा, क्योंकि शिपमेंट तो पहले ही हो गया है, तो इंश्योरेंस काहे का। ठीक है दोस्तों, तो इंश्योरेंस की बात ही नहीं है, ना ही हमारे यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह का बात है। तो सिंपली क्या कीजिए आप, जो रेट है, यानी कि 1 यूएस डॉलर बराबर कितना रुपया, 43.85 रुपया, 43 रुपया 85 पैसा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना कितना यूएस डॉलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो 45,000 यूएस डॉलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगा 19,73,250 रुपया। यही है हमारा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का अमाउंट। चलिए, शिपमेंट के बाद फाइनेंसिंग कितना मिलेगा वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, पीरियड फॉर विच कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन डीपी बिल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, यानी हमारे पास यदि कोई डीपी बिल है तो कितने दिन तक कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है डेट ऑफ परचेज से, तो वो है दोस्तों 25 दिन। ये ध्यान रखिएगा, एनटीपी होता है हमारा, मैंने बताया था, यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड तक हमारा कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया गया है, इफ एवर बिल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर 2 मंथ व्हाट विल बी द डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मान लीजिए कि ये बिल ओवर ड्यू हो गया, मतलब पैसा इसका चुकाया ही नहीं गया 2 महीना तक। ठीक है दोस्तों, अब ऑब्वियस सी बात